हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग देख रहे थे, पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ तक हो चुका ठीक उसके आगे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर करिए कि यह एक सर्किल है और इस सर्कुलर रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस सर्कुलर रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, B, and it is given that B equal to B naught T, B equal to B naught T, ये दिया हुआ है कि फील्ड टाइम का फंक्शन है। रेडियस ऑफ द सर्किल इज रेडियस इक्वल टू A, ओके। और हम लोग को बताना क्या है? हम लोग को बताना यह है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E varies with distance r from center। ओके, मीन्स कि हमको क्या बताना है? हमको बताना है ग्राफ। तो यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो एक साल तो यह पूछा था कि E का मान R के साथ कैसे वेरी करता है, तो वहाँ पर क्या दे दिया था कि E प्रोपोर्शनल टू R, E प्रोपोर्शनल टू 1/R, E प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। एक साल तो ये दिया था। और एक साल जब आया हुआ है यह, तो इसके ऊपर ग्राफ बना के दिया कि विच वन इज करेक्ट। तो अब वो चाहे ग्राफ वाला हो, इसलिए जानते हैं कि ग्राफ आप तभी बता पाएंगे जब उसकी वैल्यू आपको पता होगी कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो यदि E का मान, E की वैल्यू आपको मालूम है तो आप उसका ग्राफ बता देंगे किस नेचर का होगा। और यदि मान लीजिए E की वैल्यू नहीं पता है तो ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर? तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, कोशिश करिए, ट्राई टू डू। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है R। तो फील्ड कैसे वेरी कर रही है? चलिए आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो P100 फिजिक्स, मैं आपका SDP सर। क्लियर? चलिए आइए देखा जाए क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को आप। तो B इक्वल टू B नॉट T। तो पहली बात तो यह जैसा ध्यान दिया जाए कि जैसे यहाँ पे कहा है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है और क्या होती है। जनरली आप जानते हैं कि यदि मैं आपसे कहूँ कि E.dl, इसका मान कितना होगा? 0, नंबर 1। तो मैं कहूँ कि यदि E.dl का मान 0 है तो बताओ कि E का नेचर क्या है। क्या आंसर देंगे आप? किसको मारेंगे निशान? क्या आंसर देंगे? यदि मैं कहूँ कि E.dl बराबर 0 है तो आप कहेंगे व्हाट कि E फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव है। फील्ड कैसी है या कंजर्वेटिव? तो जब फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो E.dl की वैल्यू 0 होती है। मीन्स कि ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यदि मैं कहूँ आपसे कि E.dl इक्वल टू नॉट 0, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि यह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है यह। तो दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यह कि यह 0 नहीं होगा। तब क्या होगा यह? तो आप कहेंगे कि E.dl इक्वल टू क्या है? -d∅dt है। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह आएगा, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E.dl होता क्या है? E.dl इक्वल टू नॉट 0 और E.dl इक्वल टू 0। तो आप कैसे समझेंगे
कि यह कौन सा कन्वेंशनल करंट है, कौन सी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब सवाल यह है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये आई कहाँ से। जब भी कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होती है समय के साथ, जब भी कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही होती है तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने 90 डिग्री पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या बोला, फिर से सुनिए। कहीं पर भी आगे पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आने वाला चैप्टर, इसके बाद अभी आएगा तो आप वहाँ पे पढ़िएगा डिटेल में। यहाँ पर पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो कहीं पर भी यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, कहीं पर भी यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि अपने परपेंडिकुलर पर वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसी को कहते हो क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गए। अब फिर क्या होगा इसके बाद, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि समय के साथ यदि वो वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जो टाइम के साथ वेरी कर रही है तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरी करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम की फंक्शन है, तो यदि समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो वह अपने 90 डिग्री पर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। यानी कहीं पर भी यदि एक कोई वेरी करने वाली मैग्नेटिक फील्ड है और मैं यदि आपसे कहूं कि वहां पर कितने फोर्स उस पर काम कर रहे होंगे, जल्दी बोलिए, फटाफट आंसर दीजिए। कितने फोर्स काम कर रहे होंगे। यदि एक चार्ज रखा हुआ है और यह एक चार्ज है वह ऐसे जगह पर रखा हुआ है कि जहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और वह मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, समय के साथ उसका मान बदल रहा है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स लगेंगे। नंबर एक यह कि वह चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। और यदि चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। यदि चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो क्या उस चार्ज रेस्ट में है और फील्ड वेरी कर रही है तो क्या कोई फोर्स लगेगा। चूंकि चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि वेरी करने वाली मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी होगी। और चार्ज रेस्ट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगता ही है। तो F बराबर QE, यानी कि उस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, क्यों लगा, कैसे लगा फोर्स, क्योंकि वेरी करने वाली मैग्नेटिक फील्ड ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया और वह इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसे रखे गए चार्ज पर, रेस्ट में जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये फोर्स लगेगा। क्लियर हो गए। ओके, तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन। हम डिटेल में देखेंगे आगे अभी इसको, लेकिन यहाँ पर बात आई कि अब हमको बताना है कि इसका देखें। तो पहले तो 2 क्लियर हो गया, ये 2 चीज़ें लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस किए थे वहाँ पर भी। बाकी डिटेल इसका हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल इक्वेशन जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जानते रहिए कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ माइंड, अब यहाँ पे आ जाइए। सपोज करिए कि हमको इस स्थान पे बताना है, हमको यह पॉइंट लेते हैं, कोई P पॉइंट लेते हैं। तो एक बार हम पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, एक बार पॉइंट हम इस पेरिफेरी पर लेते हैं और एक बार हम पॉइंट बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस सपोज करिए A दिया हुआ है। किसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज A, ये दिया हुआ है। ओके, आइए, और यह फील्ड वेरी कर रहा है ना, फील्ड वेरी कर रहा है। और ये है क्या, तो यह एक बेटा डिस्क है, यह ना, हाँ, यह एक डिस्क, मेटल डिस्क। चलिए अब आइए देखा जाए थोड़ा सा इसमें क्या है। और ओके, तो अब जानते हैं
कि यह चूंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि माना कि यहाँ पर E है, इस पॉइंट पर माना कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर माना P है, तो एट पॉइंट पे, एट पॉइंट P इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। लिख सकते हैं आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E बराबर कितना हुआ, यस, तो लगा दीजिए इक्वेशन E डॉट डी एल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी एल बराबर क्या लिख सकते हैं, तो अभी जानते हैं कि E डॉट डी एल बराबर किसके होता है, E के होता है ना। अच्छा, और यही E बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, हाँ, अब ये कौन सा E है, यह तभी होगा, ये देखिए यह तभी होगा जब यह इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड, हम इंड्यूस की बात कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को नंबर 1 यदि मैं इसको मान लूँ और नंबर 2 में यदि इसको मान लूँ, तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होते हैं ना। तो इसी को आप कहते हैं कि E डॉट डी एल इक्वल टू क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी बोलते हैं आप। सिंस फाई बराबर लिख सकते हैं बी ए, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अभी हटा दें, ये फाई बराबर बी ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए E डॉट डी एल बराबर क्या हुआ, माइनस डी बाई डी टी, और क्या, फाई मीन्स बी ए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए, और E इंटू ई बाहर निकाल दीजिए, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे, आएगा 2 पाई आर। देखिए ये इतना है ना, ये डिस्टेंस हम आर मानने हैं अभी, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है। तो E बराबर इस रेडियस के लिए जो लंबाई होगी वो 2 पाई आर होगी, इंटीग्रेट करेंगे तो डी एल को इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई आर आना है। क्लियर है पॉइंट है। और अब यहाँ आगे बढ़िए, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, बी और ए बराबर कितना है, ए मीन्स ए, कैपिटल ए मीन्स एरिया। कौन सी एरिया, टोटल एरिया लेना है। टोटल एरिया आप लेंगे, यहाँ पर टोटल एरिया लेंगे। एक जनरल पहले फार्मूला बनाएंगे आप ना, ए टोटल एरिया ले लेंगे, एक जनरल फार्मूला बनाएंगे, और चाहें तो आप इसको भी ले सकते हैं ना, लेकिन चाहे तो जनरल फार्मूला बना लें। यदि हम इसको ले लेते हैं तो केवल यहीं के निकलेगा, यदि ये पूरा वाला ले लेंगे तो वैल्यू आर का मान को बदल करके उसी से निकाल दिया जाएगा, जनरल समीकरण बनेगा एक। चलिए तो माइनस क्या हो गया बेटा, तो यहाँ पर देखिए डी वी बाई डी टी, ये हो गया माइनस डी वी बाई डी टी, और ए मीन्स पाई ए स्क्वायर। क्लियर हो गया ये लाइन। चलिए इतनी लाइनें नोट करिए फास्ट, पहले यहाँ तक पहुँचिए जल्दी से। हो गया, हटा दें इसको, नोट हो गया होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, अभी तो यहाँ हो जाएगा, आ जाइए। हाँ इसको और आगे बढ़ाइए। तो देखो बेटा, अब ये साइन हटा दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। तो E इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना हुआ आपका, डी वी बाई डी टी वैसे रहने दीजिए, पाई ए स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी जानते ही है कि बी बराबर क्या दिया हुआ था आपको, बी बराबर दिया है बी नॉट टी दिया हुआ है, यानी टाइम का फंक्शन है। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, अभी रख दिया जाएगा। चलिए पाई से पाई को हटा दीजिए, E बराबर कितना हो गया देखिए, ए स्क्वायर, माइनस साइन भी ले लीजिए, माइनस साइन जानते हैं आप पोजीशन का डायरेक्शन शो कर रहा है यहाँ माइनस साइन, तो ले लीजिए चाहिए तो, ए स्क्वायर अपान क्या 2r इंटू डी बाई डी टी, और क्या बी का मान कितना दिया था, बी नॉट टी, तो बी नॉट टी दिया था मान इसका,
तो ई बराबर कितना हुआ -a/2r हो गया। और ये टी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो बचेगा क्या b0, तो आ गया b0। ओके, आइए तो फाइनल इक्वेशन हमको क्या मिला, फाइनल इक्वेशन, हाँ देखिए यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या पाए हम लोग, e बराबर -a²/2r और a हो गया b0। दिस इज द जनरल इक्वेशंस नॉट फॉर ए पॉइंट, दिस इज ए जनरल फार्मूला। यह एक जनरल फार्मूला है हम लोगों के पास। ठीक, जब देखिए अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, विशेष करके अब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट पॉइंट P। चलिए नंबर 1, अब ये जनरल फार्मूला है हम लोगों का। नंबर 1 यानी कि जब r का मान a से कम था तब क्या था, जब r का मान a से कम था, नंबर 1, यानी कि जब हम सर्किल के यानी कि डिस्क के अंदर है ना, जब हम उसके अंदर हैं वो तब क्या है। ठीक, तो चलिए देखा जाए तब क्या है, तब क्या होगा। देखिए तो r लेस देन 1, r लेस देन a है, तो जब r लेस देन a होगा इसका मतलब ये हुआ कि इस समय e = दोनों बराबर होंगे आपस में, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मीन्स तो ऐसे कर दें कि r लेस देन a या इक्वल टू a, दोनों पर रिजल्ट एक ही आएगा, लेकिन हम पहले अंदर का लेते हैं, बाद में 3 बिंदु बना दिया जाएगा। तो a = क्या, r²/2r इंटू b0। व्हाट इज द आंसर, e = r से r हटा दीजिए ना, क्या जाएगा r/b0/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हाँ, एक बात और है, इसमें भी e बराबर माइनस रहा होगा E0 dl में, इसमें भी रहा होगा, तो ये हम लोग का माइनस माइनस दोनों साइड से पहले ही कैंसिल हो चुका है बेटा, दोनों साइड से माइनस हम लोग का हट जाएगा, माइनस यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं बेटा ना, हाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा वो, हो गया। चलिए फिलहाल हम लोग को स्टेप बताना है, अगर आपका क्या आएगा तो हाँ ये सब प्लस कर दीजिए, दोनों साइड से कैंसिल हो गया होगा वो, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड है ना, इसमें भी माइनस आएगा E.dl और इसमें भी माइनस आएगी -d∅/dt, तो माइनस तो अपोजिशन शो कर रहा, माइनस अपोजिशन भी छोड़ सकते, लेफ्ट कर सकते, दोनों में से, इसमें भी इससे उससे भी, हो गया बेटा। तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पर चले, E बराबर कितना हुआ r/b0/2, जब हम अंदर थे ए तब की बात थी। चलिए अब हम कहाँ पहुँचे, अब हम पेरीफेरी पर पहुँचे, तो यहाँ पर कोई नाम दे दें, इसको नाम दे दें P1, इसको नाम दे दें, पेरीफेरी पर पहुँचे तो P2 और इसको नाम दे दीजिए P3 का। तो हम लोग अभी किसके लिए निकाले हैं, एट पॉइंट P1, किसका रिजल्ट आया P1 का। अब हम चलते हैं बाहर नहीं, अभी हम लोग चलते हैं पेरीफेरी पर। चलिए अब पॉइंट P2 पे आ जाइए, पॉइंट P2, तो एट पॉइंट P2 पर आइए। जब P2 पर आएंगे तो r बराबर a हो जाएगा ना, और तब देखिए क्या आएगा, तो a² r बराबर a हो जाएगा। मीन्स देखिए जनरल फार्मूला जो है r बराबर a हो जाएगा, तो जब r बराबर a हो जाएगा तो आप कहेंगे a² b0/2a, a से ये कैंसिल, e बराबर कितना हुआ a b0/2 एंड दिस वैल्यू विल बी मैक्स, यही मैक्सिमम वैल्यू भी होगा ना, देखिए यही मैक्सिमम वैल्यू भी होगा। और क्योंकि इससे बार दूर जाएंगे तब देखिए क्या होगा। और तीसरा नंबर पर आ जाइए, ए नंबर था सेकेंड, अब नंबर थर्ड पे आ जाइए। जब हम बाहर निकल गए पॉइंट 3 पर पहुँचे, तो एट पॉइंट P3 पर जब पहुँचे, P3 पर देखिए क्या हो रहा है, तो ये r अब ये हो गया ना आपका r, तो a छोटा हो गया, यानी कि e बराबर कितना हुआ, e = a² b0/2r हुआ। तो दिस इज द आंसर। अब देखिए
तो ये क्या हो गया, अब ये तो कांस्टेंट है क्योंकि यह ए व्हाट इज ए क्या है, ए क्या है, इस जो बाहर पेरिफेरी है इसका रेडियस है ना, यानी कि सर्किल का क्या है वह रेडियस है। तो ए की वैल्यू तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो ए कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है ही, और यानी कि अब क्या देख रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, ये तो दिस इज द रिजल्ट, और ये क्या शो कर रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पर क्या रहा, इस पर इक्वल टू कांस्टेंट रहा, नॉट वेरीज। तो 2 नंबर कांस्टेंट हो गया। 1 नंबर में क्या रहा, ये शो कर रहा था कि ई प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 बिंदु थे हम लोगों के, P1 P2 P3, फिर से बोलिए P1 P2 P3, यानी कि इस पेरिफेरी के इस सर्कुलर रीजन के अंदर फील्ड समय के साथ बदल रही थी, बी बराबर बी नॉट टी थी, बी इक्वल टू बी नॉट टी थी, समय के साथ वेरी कर रहे थे। तो अंदर हम लोगों ने देखा कि इस बिंदु पर, यहाँ पर P1 पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपके सामने है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इक्वल टू आर बी नॉट बाई 2 होगी, आर बी नॉट बाई 2 होगी अंदर। ओके, पेरीफेरी पर कितनी होगी, तो ई मैक्स होगी, पेरीफेरी पर ई मैक्स होगी, ए बी नॉट बाई 2 होगी, दैट विल कांस्टेंट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और नो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब बाहर निकल गए तो क्या हुआ, जब बाहर निकल गए तो E इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 आर बी नॉट हुआ, मीन्स कि यहाँ पर है ए स्क्वायर बी नॉट बाई 2 आर। जब बाहर निकल गए तो कैसे वेरी कर रहा है, ये हो गया। तो ये 3 पॉइंट नोट करिए फास्ट। क्या पढ़ा बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो बेसिस है, यही तो बेस है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। कैसे, आगे डिस्कस हम करेंगे कैसे। P100 फिजिक्स क्लियर, क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए, फास्ट नोट के तो आगे बढ़ूँ मैं। ग्राफ आप देखिए तो वेरिएशन तो क्लियर हो गए, अब यहाँ से ग्राफ बताना है इसका कि ग्राफ कैसे बनेगा, बना दीजिए जल्दी से, फास्ट नोट करिए और जल्दी बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, निश्चित आने वाला क्वेश्चन है। 4-5 ऐसे क्वेश्चन है ना, जानते हैं कि ये कई जगह आता है, अभी से इस साल आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बजाय वहाँ शायद वह एक दिया हुआ था, पाइप दिया हुआ था कि उसमें वो जो एम्पियर सर्किटल लॉ पर वह क्वेश्चन था, याद आ रहा है ना। चलिए, तो यह 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं या 5-6 क्वेश्चन हमारे समझ से होंगे कि जो एक जैसे ग्राफ आते हैं और एक जैसा फार्मूला आता है। यही ग्रेविटेशन में भी है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में भी है, यह मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी है, और देखिए EMI में भी है। नोट करिए, जल्दी नोट करिए, पहले कर लिया, आ जाइए अब इसका ग्राफ पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके ग्राफ आ जाइए। 3 पॉइंट है यहाँ पर अंदर, हाँ, तो चलिए बेटा, शेप मालूम है ना ग्राफ का, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो मैक्स वाली वैल्यू है, नोट किए रहिए इसको। चलिए, हाँ, अब आ जाइए, अब इसका ग्राफ देखिए। इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहाँ तक, जब R बराबर A हुआ तब तक, यानी कि R लेस देन A। जब बाहर निकले हैं तो क्या हुआ, R ग्रेटर देन A, तब क्या हुआ है, देखिए यहाँ पहुँच गए। तो वही वाला पॉइंट जिसको बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए ये वाला मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या कहेंगे, कहेंगे E मैक्स। कितना आया E मैक्स, A B नॉट बाई 2, E मैक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए E मैक्स बराबर क्या, A
B0/2। चलिए अब हाँ, और क्या, R, डिस्टेंस R, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मीन्स ये क्या हुआ, E प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे क्या हुआ, E प्रोपोर्शनल टू 1/R। कैसा क्या शेप है, हाइपरबोला। Hyperbola. Okay, so this is the fantastic result of this question. This was the most important question for the next examination. क्लियर हो गए? तो बेटा आप IIT देने जा रहे हो या बोर्ड देने जा रहे हो, तो बोर्ड में तो कम है इम्पोर्टेंट, लेकिन IIT और नीट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर हो गए? हाँ, कहीं कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े, चलिए अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट, यह मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अगला क्वेश्चन, यह एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यह एक मैग्नेटिक फील्ड बेटा, इसमें हाँ इसमें एक फ्रेम देखिए इस शेप की, इसमें v वेलोसिटी से जा रही है, तो यह t1 समय में, ये t1 समय मान लिया जाए कि जब इंटर करती है t1 समय में फ्रेम के अंदर। 2 नंबर का पोजीशन ये था कि ये फ्रेम अंदर है, ये सेकंड सिचुएशन ना, फ्रेम बड़ी कैसे हो जाएगी भाई, छोटा उतना ही रहेगा। हाँ वही फ्रेम है जो यहाँ पे है वही वहाँ पे है, ठीक है। चलो इसे बड़ा थोड़ा कर दें, ठीक। चलिए तो ये फ्रेम है बेटा, ये इंटर कर रही है, तो ये t1 समय है और ये टाइम है, सपोज करिए t2 समय में, t2 समय पर वो यहाँ है, और t3 ये टाइम दिया हुआ है कि जब वो बाहर निकल रहा फ्रेम, ये बाहर निकल रहा है ना, तो ये फ्रेम बाहर निकल रहा, देखिए इस समय t3 है, और हम लोग को बताना है, सब साइज अलग हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बेटा, अब हम लोग को बताना है कि इसका नंबर 1 फाई एंड टी ग्राफ क्या होगा, नंबर 2 ई एंड टी ग्राफ क्या होगा बेटा, ई एंड टी ग्राफ क्या होगा, और ई एंड टी ग्राफ क्या होगा। ओके, ई एंड टी ग्राफ, और हाँ मेटल फ्रेम है, ये एक स्क्वायर फ्रेम है, हो गया जल्दी। तो फाई और टी करके आप पहले खींचिए, और तब फिर उसका ई टी ग्राफ खींचिए, पहले फाई और टी तब फिर ई टी ग्राफ खींचिए उसका। आंसर मारिए जल्दी, फटाफट आंसर मारिए, हो गया। चलिए आइए देखा जाए क्या होगा। देखो बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, तो हम पहले फाई का ग्राफ खींचते हैं कि टाइम के साथ फाई कितना लिंक है, पहले हम ये सोचते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे जैसे
बी वेलोसिटी से जा रहा है यह। तो जैसे जैसे यह फ्रेम ना, ये फ्रेम फील्ड के अंदर जाएगा तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, एरिया नहीं जो कवर किया जा रहा है, वो समय के साथ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जानते हो कि फाई बराबर बी ए होता है। बी कांस्टेंट है, बी यूनिफॉर्म है, तो फाई बराबर बी ए। और एरिया में एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई का मान फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। तो पहले फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए, तो फाई तो यहाँ पर लिख दिया जाए फाई। क्या देखने से लग रहा है? देखने से लग रहा है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए कैसे लग रहा है भाई, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या कह सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कब तक? जब तक कि ये पूरा फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड में आकर के इसके जैसा न बन जाए तब तक। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में पूरा आ गया तो अब तो फाई का मान यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पहले देखिए, यहाँ पहले फाई का मान इंक्रीज कर रहा है। अब जब यहाँ पहुँच गया तो फाई तो अब कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि अब उसमें चेंजिंग नहीं है, जो भी वो कांस्टेंट है। देखिए, यानी कि जो भी है वो कांस्टेंट है। और अब बाहर निकल रहा है। तो जब बाहर निकल रहा है तब क्या होगा? विरोध होगा उसका? नहीं, तो पहले तो अभी फाई की बात हो रही है। तो अब फाई क्या होगा? फाई कम होगा। देखिए, जब बाहर निकलने लगा तो फाई क्या होने लगा? फाई कम हो रहा है। तो जब कम हुआ तो देखिए कम हुआ, यानी कि यदि हम इसको समय t1 कहें तो ये t1 था, t1 और t2, ये t2 था, तो t2 माइनस t1 के बीच में वह कांस्टेंट हो गया है, तो ये t2 मान लें इसको। और t3 पे वो बाहर निकल रहा था तो इसको हम t3 मान लें। तो दिस वाज द ओके। तो फाई देखिए, यहाँ फाई क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहाँ फाई क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहाँ फाई क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट विल बी द फाई एंड टी ग्राफ। तो ग्राफ बिटवीन द फाई एंड टी विल बी लाइक दिस। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात रही कि ई टी ग्राफ क्या होगा। अब तो बहुत आसान है, मार देंगे तुरंत, कोई बात नहीं ना। देखिए, अब यहाँ कैसे क्या करेंगे, क्या कहेंगे? दिस एरिया इज कांस्टेंट, है कि नहीं? या ऐसे समझ लें कि ई बराबर क्या होगा। चलिए, अब हम टाइम 0 to t1 के बीच की बात कर रहे हैं, यानी कि जब वह बढ़ रहा था, जब वह यह फील्ड के अंदर जा रहा था फ्रेम, तब की हम बात कर रहे हैं। तो E वाज माइनस डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी का मान देखिए क्या बना हुआ है। डी फाई बाई डी टी क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। तो डी फाई बाई डी टी क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है ना। और स्लोप क्या बना हुआ है? देखिए, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप बराबर tan थीटा बराबर क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। देख रहे हैं ना, थीटा की वैल्यू क्या बनी हुई है? थीटा। और थीटा क्या बना बेटा? tan थीटा का मान क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। मैं कहूँ कि आपको tan थीटा बराबर किसके है, तो आप क्या कहिएगा? डी फाई बाई डी टी, और ये क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। ओके, मीन्स कि जो ई की वैल्यू होगी, देन डी फाई बाई डी टी, यानी रेट उसका कांस्टेंट है। फाई चेंज हो रहा है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन डी फाई बाई डी टी का मान हमेशा कंटिन्यूस कांस्टेंट बना हुआ है। ऐसा मीन्स क्या हुआ कि ई की वैल्यू क्या बनी रहेगी? माइनस होगी, और क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये पहला पॉइंट हो गया। अब जब तक यह फील्ड के अंदर होगा तो फाई अब नहीं वैरी कर रहा। देखिए, फाई का मान कांस्टेंट अब हो गया। डी यहाँ पर डी फाई बाई डी टी कांस्टेंट है, यहाँ पर फाई कांस्टेंट हो गया। तो जब फाई कांस्टेंट हो गया तो डी फाई का मान 0 हो गया, तो ई का मान भी 0 हो गया, यानी कि अब इतना देर तक उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। जब फिर निकलना शुरू किया है, यहाँ पर अब क्या होगा? ई बराबर माइनस क्या? डी फाई बाई डी टी।
लेकिन चूंकि फ्लक्स घट रहा है, कम हो रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्लस हो जाएगा ना, और देखिए तो ये प्लस हो जाएगा, और अब क्या होगा, तो E इक्वल टू d∅/dt, यानी कि पहले क्या था, पहले बढ़ रहा था, फिर घटना शुरू हुआ, पहले बढ़ रहा था फिर घटना शुरू हुआ। ठीक हो गया? अब पहले देखिए, पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, फिर फ्लक्स घट रहा था। तो जब फ्लक्स घट रहा था तो क्या हुआ, फ्लक्स घट रहा था, तो जब आप फाई निकालते हैं, डेल्टा फाई, तो क्या कहते हो, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1। तो यदि φ2 रहेगा कम, यदि φ2 रहेगा कम और φ1 रहेगा ज़्यादा, तो पॉजिटिव आएगा, यानी φ2 माइनस φ1 करो ना, φ2, यानी हमको देखना है कि बाद वाली फ्लक्स कितनी है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रही है कि घट रही है, बस ये देखना आपको। फिलहाल ऐसा अब हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आइए देखा जाए इसका आंसर क्या आएगा। देख चुके हैं हम लोग, 3 पार्ट हैं इसके। तो पहला पार्ट ये फ्लक्स बढ़ रहा था, तो जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो क्या होगा भाई, माइनस होना है ना, माइनस होगा। तो जब माइनस हो, अच्छा, और यदि केवल ये कह दिया जाए क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड यदि केवल कह दे, कि मैग्नीट्यूड ई और टी के बीच का ग्राफ देनी, ऐसे कि ई मॉड ऑफ ई एंड टी के बीच का ग्राफ यदि कह दे, ठीक है ना, तो यदि ये ग्राफ कह दे ई और टी के बीच का ग्राफ कह दे, तब फिर हमको तब मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे, तब साइन नहीं देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं कुछ ऐसा बोला गया है, तो चलिए क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट कुछ दूर तक क्या था, नहीं था ना, कुछ दूर तक नहीं था ना, तो ना, एक मिनट, हाँ क्या बेटा, पहले फ्लक्स बढ़ रही थी ना, साइन जा चेक कर लिया जाए। तो पहले फ्लक्स हमारा बढ़ रहा था हम लोगों का, तो फ्लक्स पहले हम लोग का बढ़ रहा था, तो φ2 माइनस φ1, यानी कि माइनस होगा बेटा, पहला वाला माइनस है, तो पहले हम लोग को माइनस में लेना है। हाँ बेटा देखो, पहले माइनस में लेना है, हो गया। और फिर कुछ देर तक क्या हुआ, अभी याद देखिए आया, एक कौन सा टाइम हो गया, t1, तो ये हो गया t1। फिर इसके बाद क्या हुआ देखिए, कुछ नहीं है, और फिर क्या इसके बाद हुआ, यहाँ तक ये है, t1 से t2 कुछ नहीं था, और ये हो गया कौन, t2 से t3, ये क्या है, टाइम इन सेकेंड। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या है, e, ओके, a प्लस e और ये माइनस e। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन। चलिए अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पढ़ बेटा, फिजिक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, क्या होता है, कैसे होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे होती है, पिछले क्वेश्चंस में देखा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए सब कुछ। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखो आगे क्या है। चलिए तो हाँ, ये चीज़ बताइए। ओके चलो बेटा, जैसे सपोज करो कि यह एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब जानते हो, क्रॉस में इसकी फील्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर है, ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड बेटा, ये अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये मेटल रॉड है, लेंथ, पूरी लेंथ इसकी एल है, रॉड की पूरी लेंथ एल है, ओमेगा से यह रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। जल्दी बोलो कि व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड
EMF, इंड्यूस्ड EMF बिटवीन, अब हम कुछ नाम देते बेटा, POQ। तो व्हाट इंड्यूस्ड EMF बिटवीन, हाँ कौन कौन, नंबर वन देखिए OQ, नंबर 2 PQ, नंबर 3 OP। जल्दी बोलिए आंसर। रॉड की लंबाई, पूरी लंबाई L है, सेंटर से वह, सेंटर पे देख रहे ना कि वह रोटेट कर रहा है। जल्दी बोलिए आंसर फटाफट। ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, हाँ क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो आंसर तो। हो गया, हाँ जल्दी करिए, क्वेश्चन देखिए तुरंत सॉल्व करिए पीछे। हाँ मुझे पक्का यकीन है कि आपका सभी का वीडियो पीछे का पूरे लेक्चर आपका बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। खूब मेहनत करके आप तैयार कर डाले होंगे सब कुछ। क्लियर? हाँ अभी चल रहा है EMI, इसके बाद में अभी तुरंत हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट आफ्टर द ब्रेक अभी हम लेंगे। अल्टरनेटिंग करेंट यानी कि AC, और AC का प्रोडक्शन आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो AC डायनेमो क्या होता है, AC जनरेटर क्या होता है, AC कैसे प्रोड्यूस होती है, एवरेज वैल्यू क्या होता है ना, उसी मीन वैल्यू क्या होता है, IRMS VRMS क्या होते हैं, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर? और उसके बाद में AC के एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, ये कैसे AC पे काम करते हैं देखा जाएगा। अभी पहले तभी जो सामने है पहले उसको देखा जाए फास्ट। हाँ जल्दी करिए, हो गया। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, अपना आंसर मिलाइए आप। ओके देखिए बेटा, पूरी लंबाई L है, तो हम लोग ना क्या करें, इसको हम केवल ले ले, बस इतना ले लेना। क्यों? पीछे हम यह पीछे वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यह तो वहाँ पर हम सेंटर यहाँ लिए थे, जो पीछे था पॉइंट क्वेश्चन, वहाँ सेंटर यहाँ लिए थे, अब हम सेंटर यहाँ ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ, जब सेंटर यहाँ ले लिए तो ये L/2 हो गया, आज क्वेश्चन पीछे वाला बन गया, बस कॉमन सेंस थोड़ा सा। अच्छा अब वहाँ पे मैं कैसे सॉल्व किया था बेटा, वहाँ पे मैं सॉल्व किया था कि यदि यह कोई एक रॉड है, यदि यह कोई रॉड है और अपने एक्सिस के इस इंड के अबाउट यदि रोटेट कर रहा है, तो इसका E का मान पीछे प्रूफ है, मैं इसलिए यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। तो E बराबर क्या आया था बेटा, ½ B ओमेगा L² आया था। लेकिन जब इसके अबाउट था तब, यदि यहाँ से इधर देखा जाए तो केवल L/2, L के स्थान पर L/2 कर दूँ, काम चल गया। देखिए बेटा, तो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल हैपन, ये फार्मूला नोट करिए जल्दी, फास्ट नोट होगा सबका। ये बराबर ½ B ओमेगा L², इस केस का। और अब यही फार्मूला आप यहाँ लगा दीजिए, तो आया क्या, E बराबर कितना हुआ, ½ B ओमेगा और L के स्थान पे L/2 का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। E इक्वल टू कितना आएगा, ½ B ओमेगा L² बाई कितना हो जाएगा बेटा, 4, मीन्स कि E बराबर कितना हुआ, 1/8 B ओमेगा L²। दिस इज द वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। तो दिस इज द 1/8 B ओमेगा L², दिस विल बी द वैल्यू। अब एक बात और रही, अब जो पॉइंट पूछा हुआ है, तो अब देखो बेटा, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा कि नहीं, देखिए जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार वेलोसिटी हमारी ऊपर है ना, फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस चार्ज पर फोर्स इधर है, तो ये टर्मिनल कैसा होगा बेटा, माइनस, नेगेटिव। लिखिए वहाँ अच्छी तरह से डायग्राम बना करके, ये टर्मिनल माइनस होगा और ये भी टर्मिनल क्या होगा, माइनस होगा। तो ये टर्मिनल किस पर होगा, ये टर्मिनल बोलिए पॉजिटिव होगा ना, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा।
अब हम कहें कि इनके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ नाम दिया था P और Q, तो ये देखिए PQ, तो मैं कहूँ कि -5 वोल्ट ना, -5 वोल्ट, -5 वोल्ट, -5 वोल्ट, 0। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 0। इसका आंसर क्या आया? E बराबर 0। कैसे? क्लियर है ना? क्योंकि दोनों बिंदु सेम पोटेंशियल पे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच पूछा, पी क्यू के बीच का पूछ रहा है, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब बात रही कि ओ क्यू का क्या हुआ, तो यह है ओ, ये है क्यू, आया है आंसर इतना 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो कितना आया बेटा इसका आंसर? 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसका आंसर कितना आया? इसका ये भी वही, अच्छा होगा किस में, माइनस में कि प्लस में, तो वैल्यू माइनस में, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये भी वही 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर हो गया? जल्दी नोट करिए फास्ट। हाँ ऐसे ऐसे बहुत है बेटा, बहुत है, ऐसे ऐसे सब कुछ जब देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, तब यह श्योरिटी होगी कि जो आपका ड्रीम है 720/720 तब पूरा होगा, कहीं कुछ भी छूटने ना पाए, एक भी लाइन पूरे फिजिक्स में। और यही हाल केमिस्ट्री में करना है, और यही हालत बायो में, या मैथ के हैं तो मैथ में, तब जा कर के आपका 100% मार्क आ पाएगा। ठीक है ना? चलिए हो गया, चलिए आगे फटाफट आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, चले, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यह एक इंडक्टर कॉइल है, सपोज करिए यह एक इंडक्टर कॉइल है, यह एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया जाए ना, वोल्टमीटर V लगा दिया जाए, ओके। और करना क्या हम लोगों को, हम लोग एक मैग्नेट ले लिया जाए ना, एक मैग्नेट लीजिए, एंड दिस सपोज दिस मैग्नेट इज, suppose this magnet is freely falling in this coil. Inductor coil. Suppose this magnet is freely falling in this inductor coil. और हम लोग को बताना है कि induced current and time, induced current and time ग्राफ बताना हम लोग बेटा कैसा होगा। induced current and time graph will be what? Try to do, जल्दी मारिए आंसर। induced current and time ग्राफ कैसा होगा? हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी मारिए आंसर फटाफट। हो गया? सॉल्व कर दिए? हाँ जल्दी करिए, हमारे बताने के पहले ज़रूर कोशिश करिए। आइए मैं शुरू करूं? चलिए, यहाँ पर एक और भी केस आता है इसे, एक कापर की पाइप होती है, उस पाइप में हम क्या करते हैं, मैग्नेट गिरा देते हैं। ये ऐसा, यही क्वेश्चन वहाँ पर भी है, एक पाइप है, पाइप में हम गिरा दिए उसको, तो पाइप में गिर रहा था तब क्या हो रहा था, तो पहले भी हमारा पाइप नहीं है, पाइप वाला क्वेश्चन नहीं है यह,
या इंडक्टर कॉइल है, या कॉइल है, कॉइल में गिरा रहे हो, और पाइप है, तो पाइप और कॉइल में क्या होगा, दोनों में आप कंपेयर करिए, दोनों में कंपेयर करिए क्या हो रहा है। ट्राई टू डू। चलिए मैं पहले इसे डिस्कस कर दूं, मैं पहले यह डिस्कस कर दूं और तब फिर देखा जाए किसके, तब पाइप लेकर के देखा है कि पाइप होता तो क्या होता। ओके चलो बेटा, यहाँ पर है क्या कि यह चूंकि वायर है, ये कॉइल है, कंडक्टर मेटल है, तो जब यह मैग्नेट पहले गिरेगा तो जानते ही हो कि जब मैग्नेट गिरा होगा तो जो मैग्नेटिक नंबर ऑफ द लाइन्स ऑफ द फोर्सेज होंगी बढ़ना शुरू हो गई होंगी, फ्लक्स चेंजेज, कंटिन्यू फ्लक्स चेंजेज, फ्लक्स विल कंटिन्यू चेंज, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, जब यह मैग्नेट बीच में आ जाएगा, जब मैग्नेट बीच में आ जाएगा तो फ्लक्स का चेंज जीरो हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स का मान कांस्टेंट हो जाएगा, तभी वेरी कर रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, अब मान लीजिए पाइप यदि रहता, यदि ये पाइप होता तो पाइप में जब मैग्नेट पाइप के अंदर आ जाता है तो फाई का मान कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ पर फाई कहाँ वेरी करता है, फाई तो कांस्टेंट होता है। यदि पाइप होता तो दो जगह ही ये वेरी करता। वो कौन सी दो जगह, एक बार वह पाइप में जब इंटर हो रहा था और एक बार जब पाइप से बाहर जा रहा था, और बीच में पूरा मैग्नेट पाइप के अंदर है तो बीच में तो जीरो। तो क्या वही यहाँ भी मार दिया जाए, बीच में जीरो? नो, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। हाँ, कंटिन्यू वेरी करेगा यहाँ पर। और जब ये कंटिन्यू वेरी करेगा तो चूंकि देखिए पहले क्या था, पहले वह जी से गिर रहा था, और अब जब वह इंटर करने लगा, जब वह इंटर करने लगा ना, तो क्या हुआ, जब वह इंटर कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन, इसमें करंट कैसी बहेगी, एन है, एन का विरोध करना है, और एन का विरोध करना है तो करंट कैसी बहेगी, हाँ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके एंटी क्लॉकवाइज बहेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। हाँ एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके चलिए, तो जब ये अंदर था यानी कि ये वायर है तो फ्लक्स की संख्या देखिए कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू। लेकिन एक बात होगा, क्या बात होगी, तो चलिए फिर अब हम डायरेक्ट इसका आंसर खींचते बेटा, इसका आंसर ना, तो ले लिया जाए यहाँ पर आई, और चाहे तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसे दिया था, तो जो दिया था उसके हिसाब से मैं खींच देता हूँ ना, आया हुआ है, आपके एग्जाम में आ चुका है। This will be the answer, means कि this is the type T। तो आप एक ऑप्शन दिया है वहाँ पर, हाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये इधर ही रहे, यहाँ से भी ये ग्राफ स्टार्ट हो, लेकिन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है तो मैं वही डाटा दे रहा हूँ कि ना, तो ये आई, ओके। देखो अब यहाँ पे ज़रा डिफरेंस क्या बेटा, कि ये वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, लॉन्गर होगी, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, शॉर्टर होगी ना, ये है
तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस। अच्छा, अब ये आया है चूंकि आंसर। हाँ, अब सवाल है कि क्यों। तो जानते ही हो कि फ्लक्स की संख्या बढ़ती, पहले तो बढ़ जा रही है, तो विरोध हो रहा है, विरोध होगा। इसके अपोजिशन को या टाइम एक्सिस, हालांकि इधर देखने में लगेगा कि टाइम माइनस है, तो जानते हो कि टाइम जीरो से शुरू होता है। तो जीरो यदि इसको माना जा रहा है, यानी कि हम इसे जीरो मान रहे हैं, तो अपोज जीरो से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको माइनस में दिखाया गया, इसको प्लस में दिखाया गया। तो जो प्लस में दिखाया गया बेटा वह इधर दिखाएगा, क्योंकि माइनस में टाइम माइनस में होता नहीं, टाइम माइनस में होता नहीं। तो यानी कि ऐसे कह सकते हो, ये ऐसे आप कह सकते हैं कि समय हमारा यहाँ से शुरू हो रहा मान लीजिए, तो टी आप यहाँ से ले लीजिए, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि टाइम माइनस में तो सवाल है नहीं है। तो ये टी बराबर जीरो पर यहाँ था, देखिए बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, और जब बीच में आया तो देखिए अब घट भी रहा है। अब घट रहा है तो क्यों, बाहर जब निकल रहा होगा मैग्नेट, तो घटना शुरू किया। एक समय आता है बीच में, जब इसका मान देख रहे हैं ना, एक समय आता है जब मान इसका जीरो हो जाता है, कि बीच में जब आता है मैग्नेट बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में रहता है, तो वह जीरो रहता है। वेरिएशन होगा, वेरिएशन तब भी हो रहा होगा ना, देख रही है, वेरिएशन तब भी हो रहा होगा, ये इसलिए ग्राफ ऐसे से बना हुआ, वेरिएशन तब भी होगा, यानी कि एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ताकि कांस्टेंट है, जैसे कि पाइप वाले में हम लोग मान लेते हैं कि बीच में इंटरवल ना। तो यह शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, यानी समय बहुत ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय बहुत ही कम है, यह शॉर्ट टाइम, इसलिए ग्राफ को ऐसा शेप दिखाया गया। और फिर अब वो बाहर जब निकल रहा होगा तब ये हो जाएगा, ओके, और ये बाहर निकल गया पूरा बाहर। तो दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। पक्का? चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, याद रखें इस क्वेश्चंस को। हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हम लोग का एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि यह एक मैग्नेटिक फील्ड है, यह एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर एक डिस्क है, ये डिस्क अपनी एक्सिस पर यह ओमेगा से डिस्क घूम रहा है, रेडियस इसका आर है। यहाँ पर डायमीटर पर इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट है पी क्यू, और ये बीच सेंटर है सी। तो ये ओमेगा से घूम रहा है ना, ओमेगा डिस्क। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर 1 किसके बीच, सी पी नंबर 2, पी क्यू नंबर 3, सी क्यू। जल्दी मार दीजिए आंसर, हमारी फटाफट मारी जल्दी जल्दी। डिस्क है, मेटल डिस्क, रेडियस आर। अभी देखे ना, अभी देखे आप, देखो बेटा, ये मैं समझाने के लिए अलग से फिगर ले लूँ। देखिए मान लीजिए सपोज करिए ये डिस्क है, देखिए कि जब यह रोटेट करेगा ओमेगा से, तो ये रेडियस है ना, इस रेडियस को आप एक रॉड मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। यानी कि हम इस डिस्क को मान सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ना रॉड से मिल करके बना हुआ है, देखिए ना, बहुत सारे रॉड से मिल के बना हुआ, मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, ये रॉड से मिल के बना हुआ है। इसमें से आप एक रॉड को ही ले लीजिए, तो जब बहुत सारे रॉड से मिल के बना हुआ है, तो जितना एक पर होगा उतना ही यहाँ भी, इस पर भी उतना ही होगा, उतना ही इस पर भी होगा, उतना इस पर होगा, उतना ही इस पर भी होगा, उतना ही इस पर भी, चाहे जहाँ लेंगे सब पर एक ही रिजल्ट आएगा ना। और यदि यह ओमेगा हो और लंबाई एल हो, तो आप इसको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं
क्या था रिजल्ट बोलिए? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आया था ना। यदि हम एल के स्थान पर आर रख दें तो क्या दिक्कत है? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आंसर हो गया, दैट इज आंसर। अब जितना इस पर ध्यान दीजिएगा, और ये टर्मिनल कैसा? माइनस 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 माइनस, और सेंटर क्या होगा? प्लस। अब जितना इस पर होगा उतना ही यहाँ से इधर होगा, उतना ही यहाँ से इधर होगा, उतना ही यहाँ से इधर होगा, उतना ही यहाँ से इधर होगा। परिणाम क्या होगा कि यदि डायमीटर के एंड पॉइंट पर देखें हम इन दोनों पर, तो दोनों पर पोटेंशियल बराबर है। तो जब दोनों पर पोटेंशियल बराबर है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि C और P बोला था, तो CP पहले का आंसर क्या आया? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। और फिर देखिए C और Q बोला है, तो अभी उसका भी कितना आया? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। और अब इसमें P Q बोला, देखिए P और Q दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना, उनका साइन भी सेम होगा, दोनों इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? व्हाट? 0। तैयार हो गया? क्या, क्यों, कैसे? क्या, क्यों, कैसे? क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन P100 फिजिक्स। ओके, हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है, आइए देखते हैं। अब एक पॉइंट है, हम लोग का एक क्वेश्चन है कि हाँ, एक क्वेश्चन उठा हम लोग का ना कि यहाँ पर एक कॉइल है, एक कॉइल है, क्लियर, और एक का मैग्नेट गिर रहा, एक मैग्नेट गिर रहा एक कॉइल में, एंड यस, तो गिरते समय जब वो गिर रहा था इस पोजीशन में इसमें करंट कैसी होगी? फिर दूसरा कॉइल एक है, इस पोजीशन में यानी कि बाहर निकल रहा था वो, ऐसे कहते हैं, हाँ, इसमें इस कॉइल के अंदर करंट कैसी होगी? फिर ऐसे है, नॉट कंप्लीट, करंट कैसी होगी? ओके, और हाफ पोर्शन ऊपर है, हाफ पोर्शन नीचे है, करंट कैसी होगी? तो तीनों ही सिचुएशन में ए का मान भी बताना है एक्सीलरेशन, और करंट का मान भी बताना है कि किस दिशा में करंट बहेगी। मारिए जल्दी निशान अपना अपना, हाँ जल्दी मारिए। हो गया? हाँ, तीनों में से मारिए फटाफट। चलिए मैं मारूं, आइए देखिए, देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। यह N, यह S, यह मेटल वायर है, यह कोई रिंग है, एक मान लीजिए मेटल रिंग है, मेटल रिंग। जब ये गिर रहा होगा, जब ये गिरेगा तो N है ना,
लाइन्स एन से निकलती हैं, बाहर होते हुए एस पे जाती हैं और अंदर मैग्नेट के एस से एन आती हैं। तो जब ये मैग्नेट है तो जब ये गिरेगा तो इसका फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। और लेंज का लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ मीन्स थर्ड लॉ ऑफ इंडक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ इंडक्शन यानी कि लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से यह उत्पन्न होता है। यानी कि मैग्नेट के गिरने से प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेट के गिरने का विरोध करेगा, और जब मैग्नेट के गिरने का विरोध करेगा तो यह अपने आप को विरोध कैसे कर पाएगा? अपने आप को एन बना दे, अपने आप को एन बनाए, और एन बनाने के लिए जानते हैं करंट कैसी बनी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। एन बनाने के लिए क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगी इसमें, एंटी क्लॉक, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन जी। विरोध हो रहा है ना, लेस देन जी। मैं कहूँ कि एक्सीलरेशन कितना होगा तो आप कहेंगे ए बराबर, मास मान लीजिए इसका m है तो mg से गिर रहा था, विरोधी फोर्स कितना लगा? मान लीजिए कि इस पर फोर्स लग रहा है Fm, तो माइनस Fm अपान मास m, mg माइनस Fm अपान m। सॉल्व हो गया। दिस इज द आंसर। यहाँ पे आ जाइए। यह बाहर जा रहा है, तो जब बाहर जा रहा होगा तो बाहर जाने का विरोध करेगा, क्योंकि फ्लक्स घट रही है। तो फ्लक्स घट रही है तो बाहर जाने का विरोध करेगा, यानी कि यह चाहेगा सर्किट कि यस दूर न जाए, यस दूर न जाए, इसलिए क्या करना होगा? इसको अपने आप को फिर एन बनाना होगा। सवाल है क्यों? क्योंकि जब एन रहेगा तभी तो यस को खींचेगा, और यदि यह कहीं आपने यस बना दिया तब तो यस को रिपेल करेगा, यानी कि तब विरोध नहीं बल्कि सपोर्ट हो गया तब तो एन बनाएगा। अभी भी करंट कैसी बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। अभी भी करंट एंटी क्लॉकवाइज, अभी भी बहेगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज। और अभी भी चूंकि फोर्स उतना ही एक्सीलरेशन है, अभी भी एक्सीलरेशन कम होगा, तो ए बराबर कहेंगे कि ए लेस देन जी होगा, और ए बराबर कितना होगा? ए बराबर mg माइनस Fm अपान m होगा। चलिए अगला पॉइंट। अब यहाँ पर आ जाइए। यह सिचुएशन जिस समय आएगा उस समय ए बराबर जी हो गया होगा और आई का मान 0 हो गया होगा। क्यों? इस समय फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, जितना यस उतना ही एन। तो फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल आई बिकम्स 0 एंड दैट इज दैट टाइम, स्पेशल टाइम, देयरफॉर नो करंट। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, एन इंटर कर रहा है तो आई विल बी 0, बट वाई एंड हाउ? बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं? पक्का होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो यहाँ पर होगा ई, लेकिन चूंकि सर्किट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आई का मान 0 होगा। जब आई का मान 0 होगा तो ए बराबर ना, वेरी फैंटास्टिक पॉइंट, ए बराबर जी हो जाएगा। ए विल बी इक्वल टू जी। क्यों? क्योंकि करंट नहीं है। ठीक है, करंट नहीं है, तो करंट नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं विरोध करता है। विरोध जो करंट अपनी दिशा ऐसा बनाता है तब विरोध होता है। तो करंट, जब करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो विरोध करेगा कौन? इसलिए मैग्नेट डायरेक्ट गिरेगा। इंड्यूस्ड दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन चूंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए करंट नहीं बहेगी। और जब करंट नहीं बहेगी तो करंट बहती है तभी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो करंट बहेगी नहीं, और जब बहेगी नहीं तो उसका विरोध भी नहीं होगा, यानी कि ए बराबर जी से गिरेगा इस सिचुएशन में। फैंटास्टिक। चलिए अगला पॉइंट।
अब क्या पॉइंट है, तो अब यहाँ पर आ जाइए, एक न्यूमेरिकल है। हाँ बेटा, अब आ जाइए, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। तो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दूँ और आप इसका आंसर निकालिए तुरंत ही। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स two magnetic poles in air is 9.6 millinewton. 9.6 millinewton. If one pole is 10 times, if one pole is 10 times stronger than the other, 10 times stronger than other, okay, than other, calculate the pole strength. Calculate the pole strength. Calculate the pole strength of each. Distance between poles is 10 centimeter. Distance between poles equal to 10 सेंटीमीटर। ऐसा मार दीजिए फटाफट। अब सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? जल्दी मारिए फटाफट। तो अब देखिए, मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ आपको, याद दिलाने के लिए कि क्या ये फार्मूला को पता है या नहीं। हाँ, ये फार्मूला पता है कि नहीं। पीछे एक लाइन छोड़िएगा नहीं, एक भी वीडियो बहुत ज़बरदस्त देखते, नोट्स बनाते हुए सब ना आइएगा सब कुछ। चलो बेटा, तो अब पोल स्ट्रेंथ, दो मैग्नेट हैं, दो मैग्नेट हैं कोई, ये मैग्नेट और एक ये मैग्नेट है कोई। मानिए कि इसका m है तो इसका 10m है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि r है। तो पोल के बीच डिस्टेंस हो तो पूरा फार्मूला होता क्या है। तो आपको मैं एक बात बताया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में जहाँ Q आता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में Q आता है, तो वहाँ पर यहाँ क्या आता है, वहाँ Q, यहाँ पर स्मॉल m, वहाँ पर P और यहाँ पर कैपिटल M। तो देयरफॉर व्हाट विल बी द फार्मूला। तो क्या था फार्मूला वहाँ पर, याद करिए। कूलम्ब्स फोर्स में क्या फार्मूला देते थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दो चार्ज के बीच। वही चीज़ जैसे वहाँ चार्ज था, यहाँ पोल स्ट्रेंथ है, मीन्स कि F बराबर μ0/4 पाई, और क्या बोलिए, M1 M2, ये एकदम वैसे ही वही फार्मूला, वही कूलम्ब्स लॉ वाला। हाँ बिल्कुल एकदम वैसे ही, बस सॉल्व हो गया। अब ये वैल्यू दिया हुआ है आपका मान 9.6 मिली न्यूटन 10⁻³ इक्वल टू μ0/4 पाई 10⁻7 इंटू, एक है m तो दूसरा है 10m अपॉन
क्या आर का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 पर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो m का मान कितना आएगा निकाल दीजिए, सॉल्व करिए। तो मैं आपको m का वैल्यू बोल दूं कितना आएगा, सॉल्व करेंगे ना बेटा, 9.8 एम्पियर मीटर आ जाएगा, 9.8 एम्पियर मीटर ना, 9.8 एम्पियर मीटर। तो एक कितना हुआ, तो एक m हुआ 9.8, तो दूसरा कौन सा हुआ यानी m1, तो m2 कितना हुआ 10 से मल्टीप्लाई करना है, 98 एम्पियर मीटर। तो इसका आंसर बेटा गुणा भाग कर लो वहाँ पे फटाफट, इसका आंसर है 98। ओके फैंटास्टिक, ये इसका आंसर बेटा, ठीक है। 9.6 है, 98 हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ 4 और -3 7 हो जाएगा, 7 का आंसर, हाँ बेटा दैट इज आंसर, हो गया। तो चलिए ये था कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड न्यूमेरिकल्स है। अब मैं वो क्वेश्चन नहीं लिया हूँ कि जो सीधे सीधे वैल्यू रखने से हो जाएंगे, लेकिन मैं वो भी लूँगा। आसान से आसान क्वेश्चन, P100 फिजिक्स, आसान से आसान क्वेश्चन भी किया जाएगा ताकि प्रैक्टिस में बना रहे वो। आसान से आसान और टफ से टफ, ये सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को स्पीड से थोड़ा कोर्स भी बढ़ाना है ना, तो कोर्स भी बढ़ाना है, तो इसलिए हम आगे हेडिंग्स भी लेते रहेंगे बेटा, और पीछे न्यूमेरिकल्स। कोई जरूरी नहीं है कि अब जैसे मान लो पीछे का न्यूमेरिकल हम आगे न पढ़े, ऐसा नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जब न्यूमेरिकल का एपिसोड होगा, जब न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो चाहे जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल हो, पहले ना जब जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है हमारा, इसकी थ्योरी पढ़ लिए, उसके मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला सारे पढ़ लिए, सब कुछ याद हो गया, उसके न्यूमेरिकल 10-20 सॉल्व कर डाले। अब उसके बाद में जब हम मिक्स न्यूमेरिकल लेंगे, जैसे अब हम लोग को LCR सर्किट अभी पढ़ना है, तो LCR हम लोग पूरा करने भी जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने जा रहे हैं, इसको भी अभी पढ़ लेते हैं। तो पूरा मैग्नेटिज्म पूरा हो गया हमारा। मैग्नेटिक पहला चैप्टर क्या पढ़ चुके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा चैप्टर मैग्नेटिज्म, हिस्टैरिसीस वगैरह जहाँ पर है मैग्नेटिज्म। तीसरा क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। चौथा क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट यानी LCR सर्किट, दोनों नाम एक ही है, तो LCR सर्किट चौथा पढ़ने जा रहे हैं लास्ट। जब चौथा भी फिनिश कर लिया जाएगा, यानी कि जब ये रहेगा कि कुछ भी बाकी नहीं है पूरे थ्योरी में, अब उसके बाद मैग्नेटिज्म में केवल न्यूमेरिकल किया जाएगा। कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, इम्पॉर्टेंट, आसान रहे चाहे टफ रहे, इससे कोई मतलब नहीं, वो होना चाहिए इम्पॉर्टेंट। क्लियर, तो वो लिया जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि अब हमारा पूरा मैग्नेटिज्म तैयार हो गया, और हम भी आपसे कहेंगे कि तुम्हारा पूरा मैग्नेटिज्म तैयार हो गया, अब चलो मैग्नेटिज्म का टेस्ट दो। तब आप मैग्नेटिज्म का टेस्ट देंगे। क्लियर, तो 50 क्वेश्चन दूंगा केवल मैग्नेटिज्म का, अभी अगला चैप्टर पूरा कर लूँगा तब 50 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन का वीडियो आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, 1 घंटा पहले क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद तब आप सॉल्व करेंगे, यानी टेस्ट के 1 घंटा पहले आपको वीडियो बना देंगे, क्वेश्चन आपको दे देंगे, तो आप देखते जाएंगे क्वेश्चंस और सॉल्व करते जाएंगे। यानी आप एक रफ लेंगे, पेज लेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, एक एक क्वेश्चन आप देखते जाइएगा। कितना समय देना है उतना ही समय ही मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उतने समय में आप क्वेश्चन देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, निशान मारते जाइए अपना। क्लियर, और तुरंत, और टेस्ट कैसे क्लियर होगा, और तुरंत आपको करना क्या होगा, तुरंत आपको अपना कमेंट, अपना आंसर फटाफट ना हमको व्हाट्सएप पर देना होगा, तुरंत ही, इन टाइम, उसी टाइम पर तुरंत आपको अपना व्हाट्सएप पर देना होगा। तो कॉपी आपकी चेक हो जाएगी फटाफट, तब लगेगा कि हाँ पढ़ाई हो रही है। ठीक, तो फिर आप अभी तो आज का एपिसोड अभी इसको यहीं रोकते हैं, और फिर मिलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और AC जनरेटर, डायनमो, जो भी कुछ है अभी आते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या पढ़ा बेटा, P100 फिजिक्स। क्लियर, ओके।